और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में साल 2021 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 119 लोगों को साल 2021 के लिए पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ये पुरस्कार दिए गए। आज सुबह 3 हस्तियों को पद्म विभूषण, 5 को पद्म विभूषण और 44 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाकी बचे हुए हस्तियों को आज शाम पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। साल 2021 के लिए जिन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े, सैंड कलाकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद बीवी लाल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत और केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, जो मरणोपरांत उनको पुरस्कार दिया गया है, उस्ताद गुलफाम अहमद, पी अनीता, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक, फादर वेल्स, उनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई स्थानों पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में हवा का कम दबाव बना रह सकता है। ये पश्चिम उत्तर और पश्चिमी दिशा की ओर भी बढ़ सकता है और चक्रवात में बदल सकता है। इसकी वजह से गुरुवार सुबह तमिलनाडु के समुद्र तट पर पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रामेश्वरम में आज बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश हो सकती है। उधर महाराष्ट्र में पुणे के पिसोली इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आज तड़के आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल पर 4 वाहनों ने मौके पर पहुंच करके 3 घंटे की मशक्कत के बाद करीब 6:30 बजे से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया, लेकिन गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटनास्थल पर अब भी कूलिंग ऑपरेशन जारी है। उधर मुंबई के वडाला में एंटॉप हिल इलाके में एक घर ढह गया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। घायलों को साइन अस्पताल में भेजा गया है। दमकल की 4 गाड़ियां अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश भर में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 10,126 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 11,982 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर के 98.25% हो गया। सक्रिय मामलों की कुल संख्या घटकर 1,40,638 रह गई है, जो 263 दिनों में सबसे कम है। उधर देश में कोविड रोधी टीकाकरण के तहत अब तक 109 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 59,08,000 से ज़्यादा टीके लगाए गए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीका निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर महीने के अंत तक 100% लोगों को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए राज्य में प्रतिदिन जो पात्र लोग हैं उनको 25 से 30 लाख कोविड टीके दिए जाने का लक्ष्य तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से टीकाकरण अभियान में प्रतिदिन रात 10 बजे तक जारी रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए पात्र कुल 15 करोड़ प्रदेशवासियों में से
9.95 करोड़ लोगों को कम से कम पहली डोज लग चुकी है और अभी 4.25 करोड़ आबादी बाकी है। हर जिले के जिलाधिकारियों को टीकाकरण कार्यक्रम की खुद समीक्षा करने को कहा गया है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना पाबंदी के तहत 20 अक्टूबर को रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाए जाने के बाद अब सामान्य जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। अब रात में भी बाजार गुलजार रहने लगे हैं और लोग रात में भी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में रेस्तरां, फूड जॉइंट्स, लॉज, डिस्क में लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। साथ ही दुकानों के देर रात तक खुलने की वजह से लोग बाजार में बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। उधर राजस्थान सरकार ने कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में 100% क्षमता के साथ शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। राजस्थान में अभी तक शिक्षण संस्थान केवल 50% क्षमता के साथ संचालित किए जा रहे थे। सोमवार को गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर 15 नवंबर से 100% खोलने की क्षमता की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कक्षा की गतिविधियां 100% क्षमता के साथ शुरू की जाएं। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी कोचिंग संस्थान भी 15 नवंबर से अपने शैक्षणिक और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक की अनिवार्यता के साथ 100% क्षमता के साथ संचालन करने की अनुमति दी है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने अधिकांश राज्यों में सभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने के बाद प्रदेश में भी 21 महीनों के बाद सभी छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाने का फैसला लिया है। बुधवार से तीसरे से 7वीं कक्षा तक के बच्चे स्कूल बुलाए जाएंगे। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे 15 नवंबर से बुलाए जाएंगे। ये निर्णय सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू रहेगा। स्कूलों को कोविड नियमों का सख्ती से अनुपालन करना जरूरी होगा और इंडोर क्षमता के 50% बच्चे ही कक्षा में मौजूद रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने के बावजूद हर घर पाठशाला के तहत व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग ने खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण वाले विद्यार्थियों से स्कूल में नहीं आने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि 8वीं से 12वीं की कक्षाएं बीते 11 अक्टूबर से नियमित तौर पर चल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबरों में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 10 और लोगों में जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 89 हो गई है। राज्य सरकार ने संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एक एकीकृत नियंत्रण केंद्र की स्थापना की है। इस नियंत्रण केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो 24 घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को जांच के साथ अपने आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने की सलाह दी जा रही है। कानपुर के जिलाधिकारी विशाल ने बताया कि ये वायरस के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ इसके फैलाव और लक्षणों के बारे में भी बता रहा है। कानपुर में जीका वायरस का पहला मामला आया था, वो मरीज अब ठीक हो चुका है, उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। हालांकि एहतियातन उनको 1 हफ्ते के लिए घर में ही रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय टीम कानपुर से वापस आ चुकी है। कानपुर में मरीजों के संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराई जा रही है। जीका वायरस के लक्षण सिरदर्द, बुखार, आंखों का लाल होना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में दर्द होना शामिल है। जीका वायरस एक मच्छर जनित बीमारी है जो एडीज मच्छर से फैलती है। मच्छरों की यही प्रजाति डेंगू और चिकनगुनिया का भी कारण बनती है। जीका वायरस के शिकार लोगों में अक्सर लक्षण नजर नहीं आते या फिर इसके लक्षण बहुत हल्के भी हो सकते हैं। उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी देहरादून में पुलिस परेड का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों समेत तमाम विधायक और राजनेता मौजूद रहे। उत्तराखंड आज के ही दिन 2000 में अस्तित्व में आया था। इसके पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। न डरो अरिसो जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मंच के बाएं से आते परेड कदमों में भरा साहस और सहस्त्रों सूरज सदी को विजित चेहरे पर लिए सम्मान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को हार्दिक बधाई। अपनी सरल जीवन शैली, ईमानदारी और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध उत्तराखंड के लोगों ने अपने परिश्रम से राज्य को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। इस शुभ अवसर पर राज्य के सभी निवासियों के उज्जवल व समृद्ध भविष्य हेतु शुभकामनाएं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा, देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस पर उनके स्वस्थ और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य से अलंकृत उत्तराखंड वीरभूमि भी है, जहां के हर जिले ने राष्ट्र की सुरक्षा में वंदनीय योगदान दिया है। पूरा देश आपकी वीर परंपरा का आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर राज्य के नागरिकों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 5 वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है, उससे मुझे विश्वास है कि ये पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है, वो इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों यहाँ के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा ये राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना का दिन है। आज खरना के दिन छठ व्रती पूरे दिन उपवास कर शाम में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटों का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। बुधवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। गुरुवार को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। कल छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। और दक्षिणी नाइजर के एक स्कूल में आग लगने से कम 25 बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। नाइजर के स्कूलों में अक्सर क्षमता से ज़्यादा बच्चे होने पर लकड़ी और सूखी घास से कक्षाएं तैयार की जाती हैं। मराड़ी शहर के मेयर ने स्थानीय मीडिया को बताया कि सोमवार की आग की ऐसी 3 कक्षाएं थी, वो जल करके खाक हो गई। हादसे में घायल हुए कई बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है। और आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए मुझे थोड़ा समय लगा। मैं जो बताने वाला हूं, ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर और एक प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। पहले मैं 2 कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उसमें से एक है सरदार शाह वली खान। सरदार शाह वली खान ये 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगार हैं। इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और अभी ये जेल में है। इनकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कायम की है। अब जो सरदार शाह वली खान है, इनके ऊपर आरोप क्या था? तो इनके ऊपर आरोप था टाइगर मेमन के नेतृत्व में ये फायर ट्रेनिंग में सहभागी हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई महानगर पालिका, ये दोनों बिल्डिंग में बॉम्ब कहां रखना, इसकी रेकी ये शाह वली खान ने की थी। टाइगर मेमन के घर बम विस्फोट का जो कारस्थान हुआ, उसकी मीटिंग में वे मौजूद थे। पूरे कारस्थान की जानकारी उनको थी। अल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के घर गाड़ियों के अंदर जो आरडीएक्स भरा गया, वो आरडीएक्स भरने वाले ये शाह वली खान थे। और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार है या जिन्होंने
इसमें सरकारी गवाह के रूप में काम किया, ऐसे लोगों ने इस बारे में पूरी बयान और पुष्टि करने के बाद कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी और अब ये जेल में है। दूसरा कैरेक्टर है मोहम्मद सलीम इशाक पटेल उर्फ सलीम पटेल। ये जो सलीम पटेल है, आपको याद होगा कि स्वर्गीय आर.आर. पाटिल जी का एक समय वो कहीं किसी इफ्तार पार्टी में गए और उसके बाद आप लोगों ने न्यूज़ चलाई थी कि गुनहगार के साथ उनकी फ़ोटो चली। आर.आर. पाटिल जी का उसमें कोई दोष नहीं था, लेकिन जिनके साथ या दाऊद के आदमी के साथ उनकी फ़ोटो चली, वो दाऊद के आदमी के साथ चली हुई फ़ोटो में जो दाऊद का आदमी बताया जाता है वो है ये सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना पार्कर के ड्राइवर भी थे, बॉडीगार्ड भी थे और फ्रंटमैन भी थे। और हसीना पार्कर इनको जब 2007 में अरेस्ट हुई तो उनके साथ में सलीम पटेल को भी अरेस्ट हुई और मुंबई पुलिस का रिकॉर्ड अगर हम चेक करें और इंटेलिजेंस का भी रिकॉर्ड हम चेक करें तो दाऊद के फरार होने के बाद ये जो उनकी बहन थी हसीना पार्कर या जिनको हसीना आपा कहा जाता था, इनके नाम से संपत्तियां जमा होती थी और इन संपत्तियों को जमा करने वाला ये सलीम पटेल होता था। इसके नाम से पावर ऑफ अटर्नी ली जाती थी। और आप अगर उस समय के न्यूज़ आइटम्स भी निकालेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये जो सलीम पटेल है, ये जो सारा बिजनेस चलता था लैंड ग्रैबिंग का, उसमें हसीना पार्कर के सबसे प्रमुख इस प्रकार से ये सलीम पटेल थे। अब ये तो हुई ये दोनों की बात। अब इनका संबंध क्या है? अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह, 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़, 3 से थोड़ी कम, 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी और ये जगह कहाँ है कुर्ला में? LBS रोड पर। जिनको LBS रोड, आपको तो मेरे से ज़्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। LBS रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए। मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम भाई विडो ऑफ गोवा वाला, मुंदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर
लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे, उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये ज़मीन खरीदी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ज़मीन इन्होंने खरीदी, उस समय वहाँ रेट क्या था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय वहाँ पर फोनिक्स मार्केट कुर्ला, आप लोग जानते हैं, LBS रोड पर ही आगे है। उसी साल, उसी समय 2005 में इसकी खरीद हुई है 2053 पर स्क्वायर फीट, यानी 2000 रुपये स्क्वायर फीट से। रेडी रेकनर रेट 8550 स्क्वायर मीटर है और मार्केट रेट 2053 स्क्वायर फीट के हिसाब से। और ये जो अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी गई लैंड, कुल 3 एकड़ LBS रोड पर जमीन खरीदी गई 30 लाख रुपए में, 30 लाख, और उसमें से भी पेमेंट हुआ है 20 लाख रुपए का, 20 लाख। अच्छा, पेमेंट किसको हुआ है वो भी आपको मैंने दिया है, इसी रजिस्ट्री में वो दिया हुआ है। अगर आप रजिस्ट्री का पेज नंबर 5 देखेंगे तो नाही, आम्ही तुम्हाला याच्यावर दिला आहे, काय PDF वर दिले, हां दिली, नसेल मिळाली तर मिळून जाईल, PDF वर दिला आहे। 30 lakh. Now this indenture witness that in consideration of sum of 30 lakhs paid on the execution of these presents to the owner as per following particular. Rupees 15 lakh किसको मिले? पार्टी नंबर 1 and 2, लेकिन 1 and 2 को नहीं मिले, उनके पावर ऑफ अटर्नी होल्डर सलीम पटेल, इनके अकाउंट में ये 15 लाख रुपए गए, सलीम पटेल के अकाउंट में। उसका अकाउंट नंबर वगैरह सारा दिया हुआ है। और फिर अ सम ऑफ 10 लाख पेड ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ दिस टू, वो किसको मिले? वो मिले शाह वली खान, वो सरदार खान कहते हैं उनको, सरदार खान को मिले। और इसमें भी आगे अगर आप देखेंगे, पीछे में मैंने सारी चीज़ें लगाई है, उनके फोटो वोटो सभी है जो खरीद की है। इसमें रिसिप्ट भी लगी हुई है, और रिसिप्ट में आप देखेंगे तो मोहम्मद सलीम पटेल की पूरी 15 लाख की रिसिप्ट है, और सरदार शाह वली इनके 5 लाख की, और 5 लाख बाद में दिए जाएंगे लिखा हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर 20 लाख रुपए में LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन। अच्छा, इसमें भी वो तो एक अलग है, इतने कागजात मेरे पास, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, इसलिए सारे कागजात नहीं दे रहा हूं। लेकिन अब इसकी रजिस्ट्री जब करनी थी तो एडजुडिकेशन किया, और एडजुडिकेशन करके उसमें फेक टेनेंट दिखाए। टेनेंट पावर ऑफ अटर्नी में अलग है, और जो रजिस्ट्री है उसमें अलग है, और एक्चुअल जब नक्शा डाला वो भी मेरे पास है। तो उस समय तो बड़ी जगह खाली है वहां पर, वो सारी चीजें। तो ये एडजुडिकेशन में इसकी कीमत कम दिखाने के लिए ये सारी चीजें की, और इसकी कीमत 3.5 करोड़ रुपया दिखाई एडजुडिकेशन में, ताकि स्टैंप ड्यूटी कम पैसे पर भरनी पड़े। मतलब 8500 का रेडी रेकनर रेट स्क्वायर मीटर का, 2000 पर स्क्वायर फीट का मार्केट रेट, और उसको खरीदा जा रहा है 25 रुपया स्क्वायर फीट से, और एक्चुअल पेमेंट हो रहा है 15 रुपया स्क्वायर फीट से। अब मेरा सवाल ये उठता है कि आप
नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे। ये ज़रूर है कि अंतिम रजिस्ट्री हुई उससे थोड़े समय पहले आपको जस्टिस सावंत के रिपोर्ट में आपके ऊपर स्ट्रिक्चर्स आए, इसलिए अपना पद छोड़ना पड़ा। पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल ये उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय। ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया। इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? और हम अगर ये देखें तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है कि ये जो सारा व्यवहार हुआ है, इस व्यवहार में तो इतनी उथल पुथल है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि 2003 में इसी प्रॉपर्टी में वो टेनेंट भी बने, उन्होंने अपनी टेनेंसी ट्रांसफर भी की, वापस उन्होंने उसको खरीदा। और इसलिए ये सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है। आपने अंडरवर्ल्ड से, और उसमें भी मुझे इस बात का दुख है, आप मुंबई की उस विभीषिका को याद कीजिए जिस समय मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबईकरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और हमारे चीथड़े उड़ाने वाले में जिन्होंने RDX भरा, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, जिन्होंने रेकी की, ऐसे व्यक्ति के साथ आप व्यवहार करते हो, बिजनेस करते हो। पर इतना ही नहीं है, ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल है। और ये 2005 से लेकर अभी तक की है, 2 साल पहले तक की है। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। आज आपल्या समोर पोलीस अधिकाऱ्यांचे ना की सरकार थांबा, आता मराठी होऊ द्या। आज आपल्या समोर एक महत्त्वाचा विषय मी मांडतोय। गंभीर आरोप लगाते हुए
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नवाब मलिक और उनके परिवार वालों पर। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेलर ये जो कंपनी है, एक कंपनी के नाम अंडरवर्ल्ड से जिनके संबंध थे, उन्होंने ज़मीन की खरीद फरोख्त की और 2003 में ये नवाब मलिक या फिर उनके परिवार वालों ने ये इसी ज़मीन पर, जो कि LBS रोड पे है, करीब 3 एकड़ की ज़मीन, उस पर किराएदार बने। उसके बाद वापस उसको ख़रीदा और स्पष्ट तौर पर इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि ये जो नवाब मलिक हैं, जो इस वक्त मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उनका सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से, क्योंकि जिन्होंने मुंबई बम ब्लास्ट में शामिल 2 गंभीर अपराधियों, जिनको कि आजीवन कारावास की सज़ा हो भी चुकी है, उसके साथ उन्होंने कारोबारी संबंध रखे, जिन्होंने मुंबई के ऊपर हमला किया। 2005 में ये खरीद की गई, जो करीब 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की ज़मीन थी, उसे केवल 25 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदा गया। और क्यों खरीदा गया? क्योंकि टाडा के तहत ये कानून है कि जिस व्यक्ति पर भी टाडा लगेगा, उसकी जो भी ज़मीन होगी उसको सरकार जब्त की जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं है कि उसको सरकार के द्वारा जब्त होने से बचाने के लिए ये एक सोची समझी साजिश की गई और उसको उस ज़मीन को ट्रांसफ़र किया गया नवाब मलिक या फिर उनके जो परिवार हैं उनके नाम में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस खास प्रोग्राम में। अब बने रहिए हमारे साथ। अब देख रहे हैं DD न्यूज़। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और समाचार में अब आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने भारत बायोटेक द्वारा विकसित भारत में निर्मित कोविड विरोधी टीका कोवैक्सीन को मान्यता दे दी है। ब्रिटिश सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 22 नवंबर से कोवैक्सीन को आधिकारिक मान्यता मिल जाएगी। कोवैक्सीन को ब्रिटेन यात्रा के लिए स्वीकृत कोविड विरोधी टीकों की सूची में शामिल किया जाएगा। इससे भारत और दूसरे देशों के उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं। वे यात्री जिन्हें दोनों टीके लग चुके हैं और इसका प्रमाण पत्र उन्हें मिल चुका है, उन्हें ब्रिटेन यात्रा से पहले किसी जांच की आवश्यकता नहीं होगी और न ही उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन यात्रियों को ब्रिटेन पहुंचने के 2 दिन के भीतर शुल्क देकर एक फ्लो जांच करानी होगी। 18 वर्ष के कम आयु के लोगों के लिए यात्रा नियमों को सरल बनाया जा रहा है। इन यात्रियों को माना जाएगा कि उन्हें कोविड विरोधी टीके, दोनों ही टीके लग चुके हैं और उन्हें ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। जर्मनी में कोरोना संक्रमण की दर महामारी के शुरुआत होने के बाद से अब उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि आने वाले हफ्तों में ऑपरेशन को टाल दिया जाए। प्रति 1 लाख लोगों पर संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या पिछले सप्ताह 201.1 तक पहुंच गई, जो पिछले साल दिसंबर में सबसे ज़्यादा 197.6 के स्तर तक पहुंची थी। कोरोना संक्रमण के कुल मामले 47,82,000 हो गए हैं, जो एक दिन पहले 47,67,000 थे। जर्मनी के 3 दलों ने सरकार के साथ दिसंबर में चौथी लहर से लड़ने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई थी। अमेरिका ने पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोल दी हैं। मैक्सिको और कनाडा के साथ लगी अपनी सीमा उसने फिर से खोल दी। कोविड फैलने की चिंताओं के बीच मार्च 2020 में अमेरिका ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिए थे। अमेरिकी सीमाएं खोले जाने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने हज़ारों यूरोपीय और दूसरे लोगों के लिए उड़ान संचालन प्रारंभ कर दिया। इससे पहले अमेरिका इतिहास में सबसे गंभीर प्रतिबंधों से परिवार अलग हो गए थे और कई पति पत्नी महीनों से मिल नहीं पाए थे। अमेरिका में प्रवेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य होने की अतिरिक्त जांच के बावजूद मैक्सिको के साथ लगी सैन डिएगो सीमा पर तेजी से कतार बढ़ती देखी गई। नए नियमों में उन देशों से भी हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है जहां से महामारी के आरंभिक दिनों में यात्रा प्रतिबंधित की गई थी, लेकिन इसके लिए यात्रियों के पास टीकाकरण प्रमाण और कोविड जांच की नकारात्मक रिपोर्ट आवश्यक थी। अमेरिका नागरिकों और स्थायी निवासियों को तो अमेरिका में प्रवेश की हमेशा से अनुमति थी, लेकिन यात्रा प्रतिबंध से पर्यटकों का आना जाना रुक गया था। इससे व्यावसायिक यात्रा भी थम गई थी और परिवार जुदा हो गए थे। उधर यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सिंथेटिक फेस मास्क पहनने से कैंसर होने के खतरे के कोई अंतिम साक्ष्य फिलहाल नहीं मिले हैं। साथ ही लोगों ने ऐसे फेस मास्क पहनते रहने का आग्रह भी किया गया है। पिछले महीने बेल्जियम में हुए एक अध्ययन में चेतावनी दी गई थी कि ऐसे मास्क में कार्सिनोजेंस होने की संभावना है। बेल्जियम के जन स्वास्थ्य निकाय
साइंस सैनो की अक्टूबर की रिपोर्ट में कहा गया कि सिंथेटिक फेस मास्क में विषैला टाइटेनियम डाइऑक्साइड पाया गया, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यूरोपीय आयोग ने कहा कि फेस मास्क में टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलने की कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और इसका उपयोग जारी रखने को कहा गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि वाशिंगटन का मानना है कि अदीस अबाबा में लौटे विशेष दूत इथियोपिया में जारी संघर्ष का शांतिपूर्वक हल निकालने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए अमेरिका के विशेष दूत जैफ्री फेल्टमैन अफ्रीकी संघ के दूत नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति ओलुसेगुन ओबासांजो से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन ने उत्तरी इथियोपिया में सरकार और टाइग्रेन बलों के बीच साल भर से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान किया है। टाइग्रेन बल और उनके सहयोगी राजधानी की ओर से बदले की धमकी दे रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले हफ्ते 6 महीने के आपातकाल की घोषणा भी की थी। नवंबर 2020 से जारी संघीय सैनिकों और टाइग्रेन की सत्ताधारी पार्टी टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और 20 लाख से ज़्यादा विस्थापित हो चुके हैं। पोलैंड बेलारूस के साथ कुजनिका के पास अपनी सीमा को बंद करने जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रवासियों के बलपूर्वक आने की वजह से पोलैंड को यह कदम उठाना पड़ा। पोलैंड से सटी बेलारूस की सीमा पर हजारों की संख्या में प्रवासी जुटे। प्रवासियों द्वारा सीमा पर फवाड़े और दूसरे उपकरणों के जरिए घेराबंदी को तोड़ने के वीडियो के आधार पर पोलैंड ने बेलारूस पर बड़े टकराव को भड़काने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। पोलैंड के सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि सीमा पर करीब 3 से 4 हजार प्रवासी हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग बेलारूस से आने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।